प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, हर जगह से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो सब बारी बारी से सनातन धर्म के विरोध में कोई ना कोई रोज बयान जारी कर रहे हैं। पहले उत्तर भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जो बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने इस पर अनर्गल टिप्पणियां की। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला। और अब राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका मैं अभी आपके लिए एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी महिला अधिकारों की और महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म की आस्था का अपमान किया, सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनका अपमान करने का प्रयास किया, ये आप इस वीडियो में पहले देखिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए क्या हुआ है इसमें। तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। तो आपने राहुल गांधी की जो पत्रकार वार्ता थी उसका ये अंश सुना। दरअसल संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संबंधी जो बिल था, यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक, वो पारित हो गया। इसके बाद राहुल गांधी जी ने एक पत्रकार वार्ता की। ये वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो के लगभग 5 मिनट 50वें सेकेंड के आसपास का ये जो क्लिप है वो है, तो आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। कांग्रेस के जो ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। इस क्लिप में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चाहे भाजपा के सांसद हों या अन्य विपक्षी दलों के या कांग्रेस के, वे सांसद मंदिर की मूर्तियों की तरह संसद में बिठा दिए गए हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बिठा दिए गए हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं है मूर्तियों की तरह। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी? मंदिर में जो जिन मूर्तियों की स्थापना की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सनातन धर्म के अनुयायी उन मूर्तियों में अपने ईष्ट को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, और उनको सर्वशक्तिमान मानते हुए
उनसे अपने हर कष्ट को हर लेने की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और उन्हीं से ये कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो। इस भावना के साथ करोड़ों करोड़ सनातन धर्म के अनुयायी इन मूर्तियों के सामने जाके अपना माथा टेकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि ये सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। फिर राहुल गांधी जी, आप जो जलाभिषेक करने जाते हैं चुनाव के समय में त्रिपुंड धारण करके, वो किस लिए जाते हैं? केवल लोगों को दिखाने के लिए, बाह्य आडंबर करने के लिए? ये सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि द्रमुक के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस जो नया विपक्षी गठबंधन है जिसका गठन किया गया है, वो गठन ही इसलिए किया गया है सनातन धर्म के विरोध के लिए। उनका नाम है पोन मुडी। ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं द्रमुक के, तमिलनाडु के। उससे पहले तमिलनाडु के ही एक मंत्री और स्टालिन, जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तो कहा था कि सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए कहा कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। ए राजा उन्हीं के नेता हैं जो पहले संचार मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। उन्होंने तो कह दिया कि ना, उदयनिधि स्टालिन विनम्रता बरत रहे हैं सनातन धर्म की ऐसी आलोचना करके। उन्होंने तो कह दिया था कि इसकी तुलना कोढ़ और एड्स जैसे रोगों से करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ सामाजिक कलंक भी जुड़ा होता है। बहरहाल आज का ये चर्चा अन्य नेताओं पे बात करने का नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पत्रकार वार्ता की, उसी पे बात करने के लिए आज ये अंक है आज का। तो इस तरह से सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी दल जो प्रयास कर रहे हैं, उसको आज हम लोगों को समझना पड़ेगा। वो सनातन धर्म का अपमान सुनियोजित साजिश के तहत कर रहे हैं ताकि इसको जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। वो क्या कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी जो वर्ग है उसकी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरा, जो उन्होंने भेद और लोगों के बीच खाई चौड़ी करने का जो प्रयास किया, वो ये बता रहे हैं कि जो 90 सचिव इस तरह के जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं पूरे देश के, उनमें से मात्र 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल 5% बजट जो है वो इन 3 अधिकारियों के द्वारा हैंडल किया जाता है। राहुल गांधी जी, सिर्फ आप ओबीसी वर्ग की क्यों बात कर रहे हैं? आप तो वर्ग के आधार पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनका जो अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उनका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसकी भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। तो वर्ग के आधार पे क्यों? फिर तो आप जाति के आधार पे दीजिए। हजारों जातियां हैं भारतवर्ष में, तय कर लीजिए कि किस जाति का कौन व्यक्ति कितने दिन मंत्री रहेगा, किस जाति का कौन व्यक्ति कितने दिन सचिव स्तर के उस पर रहेगा। फिर तो इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए। फिर वर्ग के आधार पे क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सैकड़ों जातियां हैं। क्या इस तरह से तय होगा कि कुछ दिन यादव जाति का व्यक्ति जो है वो मंत्री रहेगा, या कुछ दिन जो कुर्मी समाज है उससे कोई व्यक्ति जो है वो सचिव रहेगा, कैबिनेट सचिव जो है वो मौर्य समाज से आएगा, कहीं पर कोई जो है वो जाट समाज से आएगा, कभी वो आपका पटेल समाज से आएगा। क्या करना चाह रहे हैं आप? और केवल अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं, अनुसूचित जातियों में भी यही स्थिति है। कैसे तय होगा? अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, क्या अनुसूचित जाति की सभी जातियों को समान रूप से मिल रहा है? उसमें तो बहुत भेद है।
तो फिर जो अधिकारी बनते हैं उनमें तय होना चाहिए कि इतने दिन जो है वो जाटव समाज से जो है वो व्यक्ति जो है वो एसपी रहेगा या डीएम रहेगा, इतने समय जो है वो वाल्मीकि समाज का रहेगा, इतने समय जो है सचिव स्तर का अधिकारी जो है वो पासवान समाज से होगा या खटिक समाज से होगा। क्यों तोड़ रहे हैं आप केवल वर्गों में? आप पूरे सनातन समाज को, सनातन धर्म के अनुयायियों को छोटी छोटी जातियों में तोड़ दीजिए, शायद आपके कुछ राजनीतिक हित सध सकें। लेकिन फिर ध्यान कीजिए, शूद्र जाति नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था का अंग है। आप कह रहे थे जब अभी यूरोप की यात्रा पे गए थे कि मैंने हिंदुओं के बहुत सारे धर्म पढ़े, हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, हिंदू और हिंदुत्व पे आप वहाँ पे भाषण दे रहे थे। पता नहीं कहाँ से आपने, कौन विद्वान आपको जो पंडित हैं वो मिले जिन्होंने आपके लिए इन ग्रंथों का भाष्य समझाया, इनकी व्याख्या की, जिसके आधार पर आप वर्ग, जाति, वर्ण इनमें आप जो हैं इतने पारंगत हो गए कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, ये आपके लिए हो सकता है थोड़े से राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन समाज में जो बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खाई चौड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं केवल एक राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए, ये कम से कम भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन इसमें निराशा भी दिखाई दे रही है राहुल गांधी जी की। वो कह रहे हैं कि जो नारी शक्ति वंदन विधेयक पास किया गया है लोकसभा से, वो 10 साल तक लागू नहीं करेगी मोदी सरकार। जबकि सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये कहा गया था कि भाई जैसे ही जनगणना पूरी होगी इसके बाद में 26 में परिसीमन हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद में इसको लागू करना आसान रहेगा। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या लग रहा है कि 10 साल तक अभी मोदी सरकार नहीं जाने वाली, वो तो 30 साल भी कह रहे हैं। कह दो 30 साल तक ये लागू नहीं करेंगे। इतने निराश हो गए राहुल गांधी जी आप? अभी तो 24 का चुनाव है, 24 का अपने 29 में चुनाव होगा, 29 के बाद में फिर से 34 में चुनाव होगा। तो आपने ये मान लिया है कि अगले 3 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आपकी पार्टी कभी इस पोजीशन में नहीं आ पाएगी कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की आपकी बात सही ही हो कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को लागू करने की, तो अगले 10 साल तक तो आपने मान लिया कि सरकार भाजपा की ही रहनी है, आप तो कभी शक्ति में आने नहीं हैं, आप तो कभी सत्ता में आने नहीं हैं। एक सवाल और भी जो उन तमाम नेताओं से पूछने का अवसर है, पूछना चाहिए, और आप लोगों के पास जब इन पार्टियों के नेता वोट मांगने आए तो उनसे ज़रूर पूछिए कि इस विशेष सत्र की घोषणा से पहले किस नेता ने पिछले 9.5 साल में ये मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक लागू कर दिया जाए, उसको पास करवा लिया जाए। किसने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इस विधेयक को सदन में पेश किया, किस दल के नेता ने पेश किया? आज लोग बात कर रहे हैं कि तत्काल इस विधेयक को लागू कर दिया जाए, इन प्रावधानों को लागू कर दिया जाए ताकि इसमें रोड़ा अटकाया जा सके। समझ लीजिए, उनकी मंशा नहीं है ये विधेयक लागू हो, वो चाह रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों से इतर जाके सरकार इस विधेयक को लागू कर दे ताकि ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो ही ना पाए। अगर आप प्रक्रिया का उल्लंघन करेंगे, संविधान से अपने आप को ऊपर समझेंगे, तो आप निश्चित मानिए कि इसमें रोड़े अटक ही जाएंगे, क्योंकि हर कानून की समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है और उच्चतम न्यायालय का रुख कैसा है ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उस कानून की भी समीक्षा की गई जब 370 जो धारा थी जम्मू कश्मीर से उसको निष्प्रभावी किया गया, उस तक की तो समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और लोग ये हवाला दे रहे हैं कि उस कानून को, उस धारा को फिर से लागू किया जाए जिसने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसका स्वरूप ही बदल दिया। अब वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लाल चौक पर बिना किसी विशेष सुरक्षा और प्रावधान के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं और तिरंगा ध्वज जो है वो पूरे गौरव के साथ फहरा रहे हैं।
कश्मीर की वादियों में वो बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नेताओं को लग रहा है कि वो पुराना काल फिर से वापस आना चाहिए, 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ये बेहद शर्मनाक और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। चुनाव 2024 में है, हम लोग, और केवल हम लोग नहीं, देश का पूरा एक एक नागरिक इन चीज़ों पर पैनी निगाह रखा हुआ है। चुनाव के नतीजे आएंगे तो एक बार फिर इन पर लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी बातें उन्होंने किस तरह का प्रभाव इन चुनावों पर डाला। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।